एक सच्ची कहानी पर आधारित एक युवा महिला जीवित रहने और अपनी चाची द्वारा अपने दोस्त के घर पर कब्जा करने से बचने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करती है। कुछ देर बाद बर्डसॉन्ग की आवाज़ सुनकर कैरा रॉबिन्सन जाग जाती है। उसकी दोस्त जेस भी जाग जाती है। कैरा ने बाद में अपनी मां डेबोरा जॉनसन को आज रात की लेक हाउस पार्टी के बारे में सूचित करने के लिए फ़ोन किया। वह उसे ये भी याद दिलाती है कि वह इस सप्ताह के अंत में सामान्य से पहले अपने पिता से मिलने जाएगी। डेबोरा कुछ करने को अनिच्छुक है। यहाँ जेस ने कारा को पौधों को पानी देने के लिए कहा। जबकि वह तैयार हो रही थी, उसे एक काली कार से अनजान था जो कारा के बाहर होने के दौरान गुजरती है। वही कार रुकती है और रिचर्ड एवोनेट उसके पास आता है। बंदूक निकालने और कारा को डराने से पहले वह एक पत्रिका विक्रेता होने का नाटक करके उसका ध्यान भटकाता है। जब वे चले जाते हैं तो वह उसे चुप रहने और अपनी कार की पिछली सीट पर एक बड़े भंडारण डिब्बे में चढ़ने का आदेश देता है। कैरा पैनिक अटैक से लड़ती है। जल्द ही जेस जाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे कैरा नहीं मिल रही है। वह बाहर जाती है और देखती है कि बाग का नली गिरा हुआ है, इसलिए वह अपने दोस्त को चिल्लाती है। इस बीच कार एक सुनसान इलाके में रुकती है और रिचर्ड कारा को सूचित करता है कि उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा और उसे रोका जाएगा, इस बात पर जोर देते हुए कि वह सशस्त्र है। कैरा स्वीकार करती है और वह संयम लाने जाता है। कैरा का दिल जोरों से धड़क रहा है। जैसे ही वह भागने का रास्ता खोजती है, वह कल्पना करती है कि वह भागने का प्रयास कर रही है क्योंकि उसे गोली लगने का डर है, इसलिए वह इंतजार करने का फैसला करती है। रिचर्ड लौटता है और कंटेनर बंद करने और यात्रा जारी रखने से पहले उसे बांध देता है। इस बीच जेस ने डेबोरा के कार्यालय को फ़ोन किया, यह उम्मीद करते हुए कि उसने कारा को बिना बताए उठा लिया था। डेबोरा इससे इनकार करती है और अपनी बेटी के अचानक गायब होने के बारे में चिंतित हो जाती है। वह कैरा के बॉयफ्रेंड रेयान को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या वे साथ हैं। वह जवाब देता है कि उसे जेस के साथ रहना चाहिए, लेकिन डेबोरा जवाब देती है कि वह वहाँ नहीं है। इसके साथ ही मां जेस के घर जाने से पहले पुलिस को बुलाती है। अपहरणकर्ता की कार रुकती है और वह व्यक्ति कंटेनर को एक घर के अंदर ले आता है। वह कारा को चुप रहने की चेतावनी देता है क्योंकि वह उसकी रोक टोक हटा देता है। कैरा को एक शयन कक्ष में ले जाया जाता है, जहां वह आदमी उसे याद दिलाता है कि वह हमेशा हथियारों से लैस रहता है। रिचर्ड उसे उसकी आज्ञाओं का पालन करने और हमेशा उसकी अनुमति मांगने का भी निर्देश देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर गंभीर परिणाम होंगे। अपहरणकर्ता उसे उसके जीवन के बारे में पूछताछ करता है और उत्तर एक नोटबुक में लिखता है। फिर वह उसे बिस्तर पर लेटने और चुप रहने का आदेश देता है क्योंकि वह उसे निर्दोष मानता है। कैरा केवल खुद को नियमों का पालन करने, प्रतीक्षा करने और कहीं और जीवित रहने की याद दिला सकती है। डेबोरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्व पति रॉन को फ़ोन किया कि कारा उसके साथ नहीं है, जिसकी वह पुष्टि करता है। तब डेबोरा ने रोते हुए रॉन को सूचित किया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है, इसलिए वह जेस के घर के बाहर एक पुलिस अधिकारी के आने पर दौड़ता है। तो डेबोरा ने रिपोर्ट दी कि कैरा 2 घंटे से लापता है। हालांकि अधिकारी को यकीन है कि कारा अभी अभी भागी है। वह इस बात का पुरजोर खंडन करती है, ये हवाला देते हुए कि उसकी बेटी कितनी जिम्मेदार है। जाने से पहले अधिकारी उसे सलाह देता है कि अगर कारा रिचर्ड के घर पर कॉल करती है तो वह इंतजार करे। कारा भागने के मौके की प्रतीक्षा करते हुए जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वह रिचर्ड को बातों बातों में उलझा लेती है और उसे पता चलता है कि वह पहले नौसेना में था। अपहरणकर्ता उसे आश्वस्त करता है और उसे जाने देने का वादा भी करता है। दूर जाने से पहले आदमी उसकी देखभाल करता है। बाद में रिचर्ड ने कारा को अपने पालतू जानवरों को देखने दिया, ये देखते हुए कि उसे जानवर पसंद हैं क्योंकि वे सरल हैं और उन्हें पिंजरे में बंद होने से कोई परेशानी नहीं है। क्षमायाचना करते हुए वह कारा को याद दिलाता है कि वह उसे अंततः रिहा कर देगा, लेकिन चेतावनी देता है कि यदि वह उसके घर में रिपोर्ट करेगी तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। डेबोरा व्याकुल है। जेस के पड़ोसी ने कैरा के गायब होने से पहले एक संदिग्ध काली मसल कार देखने की सूचना दी, जिससे उसका संदेह और मजबूत हो गया। वह अब एक खोज पार्टी का आयोजन कर रही है और जिस किसी तक भी पहुंच सकती है उस तक पहुंच रही है। रिचर्ड के घर पर कैरा बाथरूम का उपयोग करने का अनुरोध करती है, सोचती है कि क्या वह वहां से भाग सकती है क्योंकि वह दरवाजा बंद करने वाली है। हालांकि रिचर्ड अपनी बंदूक के साथ प्रकट होता है और उसे देखता है। जब वह अपने हाथ धोने की कोशिश करती है तो वह उससे याद दिलाता है कि उसने अनुमति नहीं मांगी है। इसके बाद कैरा अनुमति मांगती है, जबकि वह आदमी बाद में उसकी ओर बढ़ता है। रिचर्ड रात का खाना तैयार करता है, हालांकि कारा कहती है कि उसे खाने का मन नहीं है। उसका अपहरणकर्ता उसे नियमों की याद दिलाता है, इसलिए वह मान जाती है। वह मदद करने की पेशकश भी करती है, इसलिए रिचर्ड उसे रसोई के फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए कहता है जैसे वह ऐसा करती है। हेरा क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है, अपने आज्ञाकारी मेहमान को देखते हुए फ्रिज पर जहां चाकू रखे जाते हैं, कॉलिंग कार्ड के नाम और नंबर याद कर लेती है और अपने कैलेंडर पर नोट याद कर लेती है। रिचर्ड ने अचानक उसे पुलिस स्टेशन में अपने कपड़े उतारने का आदेश दिया। शेरिफ डेल स्टीवंस उसके लापता होने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह वादा करता है कि डेबोरा को विनम्रतापूर्वक बर्खास्त करने और कारा के कॉल आने की स्थिति में उसे घर जाने के लिए कहने से पहले उसके सबसे अच्छे लोग मामले पर काम करेंगे। इस बीच रिचर्ड समाचार देखने जाता है और जब समाचार में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो कैरा पहले जो कुछ हुआ उससे परेशान दिखाई देती है। वह उसे यह विश्वास दिलाने के लिए गैसलाइट करता है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि वह चली गई है। फिर उसे शयन कक्ष में ले जाया गया और भंडारण बिन के अंदर चढ़ने को कहा गया क्योंकि वह किसी को बुलाएगा। वह उसका मुंह बंद कर देता है और ढक्कन बंद कर देता है, जिससे वह हाइपरवेंटिलेट हो जाती है। वह शोर पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन ढक्कन हटाकर और कंटेनर को बंद न करके दया दिखाता है। कारा चुपचाप रोती है, खुद से दोहराती है कि उसे बाद में जीवित रहना होगा। रिचर्ड पिंजरों को ढक देता है और अपने पालतू जानवरों को शुभ रात्रि कहता है। फिर वह पिंजरों के नीचे एक बड़ा बक्सा ले जाता है, लेकिन वह हेरा को उसे देखते हुए देखता और सुनता है। जब उसे पकड़ने वाला अपने दांत साफ कर रहा होता है तो वह अचानक इसे छुपा देता है। जब वह चला जाता है तो वह दरवाजा बंद करने और खिड़की के माध्यम से भागने पर विचार करती है, लेकिन जानती है कि सोने से पहले वह पकड़ी जाएगी। रिचर्ड कारा को बिस्तर से बांध देता है और फुसफुसाता है कि वह कल के लिए उत्साहित है। सुबह में कैरा रिचर्ड के खर्राटों से जाग जाती है और तुरंत निर्णय लेती है कि यह उसका सबसे अच्छा मौका है।
वह खुद को बंधन से मुक्त करने का काम करती है, फिर दबे पांव कमरे से बाहर निकल जाती है और उसका मन केवल भागने का होता है। वह सामने का दरवाजा बंद कर देती है और 2 लोगों वाली एक कार को नीचे गिरा देती है। हले ने बताया कि जब उसने पुलिस स्टेशन ले जाने की गुहार लगाई तो उसका अपहरण कर लिया गया था। जैसे ही वे चले गए, उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और जैसे ही उसने एक अपार्टमेंट इकाई की ओर इशारा किया, उसने उन्हें ये याद रखने के लिए कहा कि वह भाग गई थी। न्याय मांगने के लिए कैरा पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है। वह फ्रंट डेस्क पर पहुंचती है और अपने अपहरण की रिपोर्ट करती है। लेफ्टिनेंट आरोन रोलैंड एक विस्तृत बयान के लिए कारा को अपने कार्यालय में ले जाता है, जबकि लापता व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त करने और उनके साथ शामिल होने के लिए एक अन्य निरीक्षक को बुलाता है। वह उसके बचावकर्ताओं का साक्षात्कार लेने का भी आदेश देता है। सार्जेंट बोनी जेनिंग्स ने कारा के बचावकर्मियों का साक्षात्कार लिया, लेकिन उन्हें ठीक से याद नहीं है कि वह किस अपार्टमेंट से आई थी क्योंकि चीजें बहुत तेजी से घटित हुईं। हेरा अपने भागने की घटनाओं को याद करती है जब बोनी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट सौंपने के लिए कमरे में प्रवेश करता है जिसे डेबोरा ने भरा था। डेबोरा को जल्द ही हारून का फोन आता है और पता चलता है कि उसकी बेटी मिल गई है। वह कारा को फोन देता है ताकि दोनों के बीच अश्रुपूरित बातचीत हो सके। बोनी फिर पूछती है कि क्या कैरा उस अपार्टमेंट की पहचान कर सकती है जहां उसे रखा गया था, क्योंकि उसके बचाव दल को यह याद नहीं था कि यह कौन सी इकाई थी। कैरा अनिच्छुक है, लेकिन हारून उससे प्रयास करने का अनुरोध करता है। न्याय की उसकी इच्छा उससे रिचर्ड के अपार्टमेंट में लौटने का साहस जुटाने की अनुमति देती है। वे अपार्टमेंट परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन इकाइयां समान दिखती हैं। अधिकारी एक रखरखाव करने वाले व्यक्ति को देखते हैं और उसे कैरा के हमलावर के बारे में बताते हैं। कैरा उनके साथ जुड़ जाती है और अपने अपहरणकर्ताओं के पालतू जानवरों की गिनती करते हुए अतिरिक्त विवरण देना शुरू कर देती है। रखरखाव करने वाले व्यक्ति का अनुमान है कि अपार्टमेंट संख्या 301 है। बोनी को यूनिट दिखाई जाती है, जबकि अरुण कारा को तेज याददाश्त के साथ वापस कार तक ले जाता है। जैसे ही कारा अपार्टमेंट परिसर से लौटती है, डेबोरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बाद में अंदर से कोई उत्तर न मिलने पर वे यूनिट 301 में एक अश्रुपूर्ण पुनर्मिलन साझा करते हैं। बोनी दरवाजा खोलने के लिए रखरखाव आदमी की चाबी का उपयोग करता है और एरोन और शेरिफ जिम प्राइस यूनिट की सफाई करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता है। कैरा और उसकी मां एक अस्पताल में है जब बोनी तस्वीरों का एक सेट लेकर आता है। कारा रिचर्ड की पहचान करती है, जिसके बाद ये पुष्टि की जाती है कि वह अपार्टमेंट 301 को पट्टे पर दे रहा है। हालांकि वह पहले ही भाग चुका है। हालांकि बोनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बोनी ने कारा से कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांगी जो रिचर्ड का पता लगाने में सहायता कर सके, इसलिए वह उसके बारे में एकत्र की गई सारी जानकारी बताना शुरू कर देती है। वह पक्षियों के पिंजरों के नीचे बड़े बक्से की ओर भी इशारा करती है। इसके बाद बोनी ने कारा को सूचित किया कि अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए उसकी शारीरिक जांच की जाएगी। एलोन की रिपोर्ट है कि उन्हें रिचर्ड के नाम के तहत एक काली मांसपेशी कार का पंजीकरण नहीं मिला। कारा ने उल्लेख किया कि बॉक्स के अंदर उन्हें रिचर्ड के पिछले अपराधों के सबूत मिले, जिनमें अखबार की कतरने और एक नोटबुक भी शामिल थी। जिम अधिकारियों को क्लिपिंग में संदर्भित मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देता है, जबकि हारून को जल्द ही नोटबुक की सामग्री का विश्लेषण करने का काम सौंपा जाता है। जिम ने डेल को बताया कि समाचार क्लिपिंग सोफिया सिल्विया और सूची बहनों के ठंडे मामलों के बारे में थी, जो अपहरण की शिकार भी थीं। रिचर्ड की कार्यप्रणाली अपने पीड़ितों को डुबाने और उनके शवों को दलदल में फेंकने से पहले कई दिनों तक अपने पास रखना था। नोटबुक में संभावित लक्ष्य और उनकी दिनचर्याएं थीं, लेकिन कारा शामिल नहीं थी। जिम का मानना है कि कैरा के अपहरण के दिन वास्तविक लक्ष्य उसकी दिनचर्या से भटक गया था, इसलिए रिचर्ड को किसी और को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोनी आता है और दोनों शेरिफों को सूचित करता है कि रिचर्ड की पत्नी, माँ और बहन कल सहयोग करने के लिए सहमत हो गई हैं, और माँ ने भी उन्हें अपनी परीक्षा समाप्त करने के बाद अपने घर की तलाशी लेने की अनुमति दे दी है। कैरा का जेस, रेयान और रॉन के साथ एक भावनात्मक पुनर्मिलन हुआ। लोगों को उसके बारे में कानाफूसी करते देख वह जेस को आश्वस्त करती है कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती से हुआ। कैरा ने घर जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की। बोनी और जिम रिचर्ड की मां के घर पर हैं और खोज में सहायता कर रहे हैं। उन्हें वह काली मसल कार मिल गई, जिसके बारे में उनका मानना है कि जॉनसन के निवास पर बोनी के दौरे पर दूसरे वाहन में जाने से पहले रिचर्ड ने इसका इस्तेमाल किया था। कैरा ने इतने सारे अधिकारियों की उपस्थिति पर निराशा व्यक्त की। बोनी बताते हैं कि यह उनकी सुरक्षा और समर्थन के लिए है, ये देखते हुए कि उनके अपहरणकर्ता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कारा को यह नापसंद है, लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार करती है। वह आराम करने जाती है और मजाक में उम्मीद करती है कि जब वह सो रही हो तो रिचर्ड पकड़ा जाएगा। बोनी ने जवाब दिया कि यह निश्चित रूप से जल्द ही होगा। अगली सुबह कैरा ने अपनी मां से कहा कि वह रेयान से मिलने की योजना बना रही है। देब आपत्ति जताती है और जोर देकर कहती है कि जब तक रिचर्ड पकड़ा नहीं जाता तब तक उसे नहीं जाना चाहिए। हेरा का दावा है कि वह अपनी त्रासदी के कारण अपना जीवन नहीं बदलेगी। जेस के आने तक दोनों बहस करते हैं। कैरा उनकी बातचीत को खारिज कर देती है और खुशी से जेस को अपने कमरे में आमंत्रित करती है। वहाँ कैरा ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जिससे जेस अनिश्चित हो जाती है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। कैरा अपनी सहेली को जो कुछ भी जानना चाहती है उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन जेस का कहना है कि वह केवल ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वह ठीक है। कैरा ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और इस बात पर जोर देती है कि उसकी दोस्त उससे पूछे कि वह क्या चाहती है। जेस झिझकते हुए पूछता है कि क्या हुआ, और कारा अपनी आपबीती का वर्णन करना शुरू कर देती है, जबकि एरन स्टेशन पर रिचर्ड की पत्नी एशले से सवाल करता है। उसने खुलासा किया कि वह सप्ताहांत में बाहर थी, लेकिन इस बात पर जोर देती है कि रिचर्ड कभी भी वह काम नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। वह दावा करती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह कहाँ है या उसका उसे कोई संपर्क था। स्टेफनी न्यूवेल, रिचर्ड की बहन, बाद में आती है। वह लॉबी में उनकी माँ मैगी इवानिट्स और अपनी भाभी का स्वागत करती है, लेकिन एशले उसे देखकर और अधिक व्यथित हो जाती है। स्टेफनी की पूछताछ से पता चला कि रिचर्ड एशले की कार को स्वैप लाइसेंस प्लेट के साथ चलाएगा और वह अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन के लिए उनसे संपर्क करने की संभावना है। उसे ये भी संदेह है कि रिचर्ड द्वारा महिलाओं का अपहरण करने का ये पहला मौका नहीं है जिससे हारून को उसे सहानुभूति हो गई है। स्टेफनी ने फिर कबूल किया कि रिचर्ड ने कल दोपहर उससे संपर्क किया और इसे जल्द स्वीकार न करने के लिए माफी मांगी।
एरोन बाद में जिम के कार्यालय में जाता है और उस मोटल के बारे में जानकारी देता है जहां रिचर्ड रह रहा है, जिसे स्टेफनी ने व्यवस्थित किया था। जिम का मानना है कि रिचर्ड अभी भी वहीं है क्योंकि चेकआउट का समय नहीं हुआ है, इसलिए बोनी को तुरंत मोटल भेज दिया जाता है, जबकि कैरा अपने दोस्त के जाने से पहले जेस को विदा कर देती है। कैरा पूछती है कि क्या वे बाद में भी रेयान का बेसबॉल खेल देखेंगे। जेस आश्चर्यचकित हो जाती है लेकिन हाँ कहती है। जैसे ही जेस चली जाती है, डेल आता है और पूछता है कि कारा कैसी है। वह उसे पीड़िता कहता है और जोर देकर कहता है कि जब तक रिचर्ड पकड़ा नहीं जाता तब तक वह घर पर ही रहे। हालांकि कारा ने जवाब दिया कि पुलिस को रिचर्ड को पकड़ने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए क्योंकि जब उसका अपहरण किया गया था तब उन्होंने कुछ नहीं किया था। वह महिला के व्यवहार से हैरान और आहत है। डेल ने खुलासा किया कि रिचर्ड वास्तव में उसकी जान लेने की योजना बना रहा था क्योंकि उसने संभवतः 3 अन्य महिलाओं के साथ ऐसा किया है। ये कारा के लिए एक झटका है जो मानती है कि रिचर्ड उसे रिहा करने जा रहा था। शेरिफ कहते हैं कि कारा भाग्यशाली थी कि वह अगली शिकार नहीं बनी, लेकिन उसने जवाब दिया कि भाग्य का उसके भागने से कोई लेना देना नहीं था। हारून को संदेह है कि परिवार के एक सदस्य ने उसे चेतावनी दी थी। हालांकि जिम आशावादी है कि रिचर्ड कारा या किसी अन्य महिला के खिलाफ साजिश रचने के लिए भागने में बहुत व्यस्त है। तब शेरिफ ने हारून को सूचित किया कि सबूतों से पता चला है कि अपार्टमेंट सिल्विया के अंतहीन मामलों से मेल खाता है। एरोन आश्चर्यचकित है कि जॉनसन निवास पर कारा की वजह से ठंडे मामले सुलझ सकते हैं। जिम ने कारा को अपना परिचय रिचलैंड काउंटी शेरिफ के रूप में दिया। वह मानती है कि वह भी चाहता है कि वह घर पर रहे जहां ये सुरक्षित है, लेकिन वह जवाब देता है कि कैरा खुद की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत है, जिससे उसे आश्चर्य होता है। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की पेशकश करता है। तो कैरा पूछती है कि क्या सिल्विया और लिंक बहनों के साथ जो हुआ उसके लिए रिचर्ड जिम्मेदार है। जिम का कहना है कि वे अभी भी इसकी पुष्टि के लिए सबूतों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कारा ने जिस बॉक्स की ओर इशारा किया है उससे यही पता चलता है। तो कैरा पूछती है कि क्या रिचर्ड ने उसकी चाची का जीवन समाप्त कर दिया होता। जिम स्वीकार करता है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने उसे वह मौका नहीं मिलने दिया। इस एहसास से कैरा हैरान रह जाती है और जिम फिर उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए उसे धन्यवाद देता है और उसे पीड़ित नहीं बल्कि एक उत्तरजीवी कहता है। परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव कारा को सशक्त बनाता है और उसे चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। कैरा के घर से बाहर निकलते समय जिम को एरोन का फोन आता है जो उससे बताता है कि रिचर्ड ने 15 मिनट पहले जैक्सनविले में उसका सेल फोन इस्तेमाल किया था, फ्लोरिडा, और उन्हें संदेह है कि वह ब्रैडेंटन में अपनी दूसरी बहन के पास जा रहा है। जिम ने हारून को सलाह दी कि वह यह सुनिश्चित करे कि हारून के फोन काटने के बाद वहां की पुलिस को सूचित कर दिया जाए। बोनी ने बताया कि आवनेट के परिवार के पास और कोई जानकारी नहीं है। वे ब्रैडेंटन में रिचर्ड की बहन के पास पहुंचे। पमला ने खुलासा किया कि रिचर्ड ने उसे अपने पसंदीदा रेस्तरां के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद बोनी ने ब्रैडेंटन पुलिस विभाग से संपर्क करके उन्हें सूचित किया कि रिचर्ड जॉनसन निवास पर आ सकता है। कैरा ने खुद को जेसिका की कार में बंद कर लिया जबकि डेबोरा ने उससे न जाने की विनती की। कैरा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने अपहरण को पीछे छोड़ने की ठान ली। डेबोरा इस बात पर जोर देती है कि उसे ठीक होने में कुछ समय लगना चाहिए, लेकिन कारा अपने जीवन को वापस सामान्य करने पर अड़ी हुई है और जो कुछ हुआ उसे उससे छीनने से इनकार कर रही है। वह अपनी मां से माफी मांगती है, फिर जेस के साथ बेसबॉल खेल में चली जाती है। कैरा कहीं और अपनी सीट पर जाने से पहले रेयान को शुभकामनाएं देने जाती है। ब्रैडेंटन के एक अधिकारी ने रिचर्ड को देखा जिससे वह भाग गया क्योंकि एक अधिकारी ने पैदल ही उसका पीछा किया, जबकि उसका साथी कार के पीछा में शामिल होने से पहले वाहन और रेडियो के अंदर अपने स्थान पर रहता था। अधिकारियों ने अंततः रिचर्ड को घेर लिया और वह भागने का रास्ता ढूंढने लगा। खेल के दौरान रेयान के होम रन मारने की आवाज़ बंदूक की गोली की आवाज़ से मेल खाती है क्योंकि रिचर्ड अपनी जान ले लेता है। कैरा और दर्शक रेयान के प्रदर्शन पर खुशियां मनाते हैं। जैसे ही दुस्वप्न अंततः अगले दिन समाप्त होता है, कैरा जाग जाती है और अभी भी असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा देती है। जैसे ही वह अपना दिन शुरू करती है, वह अपनी मां को पैनकेक बनाती हुई पाती है जिसे वह सामान्य कहता है। तब डेबोरा ने उससे बताया कि रिचर्ड का कल रात निधन हो गया और अधिकारी शीघ्र ही आ रहे हैं। कारा गुस्से में है कि किसी ने उसे तुरंत नहीं बताया, लेकिन डेबोरा ने कहा कि वह बेसबॉल खेल के बारे में उनके जश्न को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कारा अभी भी जल्द ही अकेले होने के लिए पीछे हट जाती है। जिम कैरा को बाहर बैठा देखने के लिए आता है। वह उसके पास बैठता है और अनुमान लगाता है कि उसका गुस्सा किसी गहरी बात में निहित है। हेरा ने रिचर्ड के प्रति अपना दबा हुआ गुस्सा निकालते हुए स्वीकार किया कि न्याय की उसकी इच्छा ने उसे अपहरण के बाद भी रोके रखा। वह चाहती है कि वह स्पष्टता के क्षण में रिचर्ड को बता पाती कि उसका अपहरण करना एक गंभीर गलती थी। कैरा को एहसास हुआ कि अब कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए उसे अपने अपहरण के विवरण साझा करने की जरूरत नहीं है जिससे उसके प्रियजनों को दर्दनाक विवरण से बचाया जा सके। जिम इस बात की प्रशंसा करता है कि सब कुछ सहने के बाद भी वह अपने प्रियजनों की सुरक्षा के बारे में सोच रही है। वह उसे हीरो कहता है और उसे यकीन है कि रिचर्ड को पता था कि कारा को लेना उसका पतन था। घर के अंदर बोनी ने डेबोरा को सलाह दी कि वह कारा को अपनी भावनाओं से निपटने के लिए समय दे। अधिकारी चला जाता है और जैसे ही कारा कमरे में प्रवेश करती है, वह अपनी आज़ादी वापस पाने की इच्छा व्यक्त करती है क्योंकि वह इस बात से इनकार करती है कि उसके साथ जो हुआ उससे वह वीडियो में जकड़े। डेबोरा नियंत्रण करने के लिए माफी मांगती है और